किसी ने सही कहा है, जब आप असफल होते हैं, बार बार अगर आप असफल हो रहे हैं तो सब यही कहेंगे कि आपकी मेहनत में कमी थी, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो कहते हैं आपकी किस्मत का ही ये खेल था। सो वेलकम एवरीवन। किस्मत पे आपको भरोसा नहीं रखना है, अपने कर्मों पे और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। सो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। एंड आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 13 तक पहुँच गए हैं। आई होप आपको 12 चैप्टर जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी आपके डाउट्स रह रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि हम सारे डाउट्स को यहाँ क्लास में ही क्लियर कर लें। एंड अब तक जो सारा सिलेबस हमने कवर किया है उसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो चैप्टर जो है, जब हमने 11 चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वायुमंडल या जलमंडल के बारे में, वायुमंडल की जो अवस्थाएं हैं या उसमें जो जल की उपस्थिति है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब धरातल पर जो जल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेशली हम पढ़ेंगे महासागरीय जल के बारे में। देखिए, पृथ्वी की जब अवस्थाएं बनी थी, पृथ्वी की गतिविधियां हुई थी, उसमें कई सारे बदलाव और कई सारी परिस्थितियों को एक साथ लेके हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारी जो भी अवस्थाएं भूगोलवेताओं द्वारा रखी गई है, जो भी तथ्य भूगोलवेताओं द्वारा रखे गए हैं, उसके कहीं ना कहीं फैक्ट्स के साथ चीज़ों को बताया था। और इन तथ्यों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, हम पूरी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो जब हम धरातल की बात करते हैं, पृथ्वी की स्थिति के बारे में जब हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि पृथ्वी जो है, दो सिद्धांत इस पर लागू हुए थे कि पृथ्वी बनी कैसे। अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति की अवस्थाओं के बारे में जब हमने देखा था तो हमने ये कहा था कि पृथ्वी जो है अपने ग्रहों के आधार पर या खगोल या पिंड एक जो है गैसीय गोला था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो गर्म से ठंडी अवस्था में आया, ठंडी के बाद वहाँ पे एक अम्लीय वर्षा का प्रभाव भी रहा, तो धीरे धीरे एक सीक्वेंस में पृथ्वी अपने अनुकूलन स्थिति पे आई। तो पृथ्वी की अनुकूलन स्थिति की जब बात की जाती है तो ये माना जाता है कि पृथ्वी पर दो ही चीज़ें थी, एक बना आपका स्थल और एक बना आपके जल क्षेत्र। अब ये जल और स्थल क्षेत्र बने कैसे हैं, इनके बारे में जब हमने पढ़ा था, आपको पता होगा हमने प्लेट विवर्तनिकी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी पढ़े थे। ये दोनों सिद्धांत जो थे बहुत ही ऑथेंटिक थे और पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की स्थलाकृति और पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में ये बहुत ही डिटेल से बताते हैं। तो जो पृथ्वी के स्थलखंड है या जो जल क्षेत्र हैं, इनमें जो स्थिति आई है, हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत था, चलिए हम इस पे पेज पे ही इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर जब हमने कहा कि पृथ्वी दो भागों में बटा है, एक आपका स्थल और एक आपका जल। दो सिद्धांत, एक तो महाद्वीपीय विस्थापन, आपको याद होगा ये महाद्वीपीय विस्थापन किसका था? महाद्वीपीय विस्थापन आपके वेगनर का था, राइट। वेगनर ने एक सिद्धांत रखा था कि हजारों अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी एक गैसीय गोला था, धीरे धीरे अपनी अवस्थाओं में आया और उसके स्थल क्षेत्र जो थे, स्थल और जलीय क्षेत्रों को दो भागों में एक विभाजन हुआ। एक विभाजन की प्रक्रिया जो थी दो भागों में बटी, पेंजिया और पैंथालासा। स्थलखंड जो था आपका पेंजिया कहलाया और जल क्षेत्र आपका पैंथालासा कहलाया। पेंजिया और पैंथालासा की जो स्थिति बनी, उसके बाद धीरे धीरे और कई सारी गतिविधियां हुई, जिसमें एक और सिद्धांत इसमें कार्य करने लगा, प्लेट विवर्तनिकी। हमने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है हमारे लास्ट चैप्टर्स में। 7 प्रकार की प्लेटें कार्य करती है और इन प्लेटों में जब खिसकाव होता है तो एक और अवस्था बनती है। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे चैप्टर का कि जलीय क्षेत्र में महासागरों की बात की जाती है, स्थल खंडों के रूप में हम महाद्वीपों की बात करते हैं। महाद्वीप जो पेंजिया था स्थलखंड, वो आपके दो भागों में बटा और इन्हीं हम ये कह सकते हैं इन्हीं सिद्धांत के आधार पर एक आपका अंगारा लैंड और एक आपका गोंडवाना लैंड।
और इसका जो क्षेत्र था, जलीय क्षेत्र, या जो अवस्थाओं में जब इनमें बिखराव हुआ, पेंजिया और पैंथालासा में बिखराव हुआ, तो इनके स्थल खंडों को दो भागों में बांटा गया। उत्तरी भाग आपका कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग आपका कहलाया गोंडवाना लैंड। और इसी के बीच वाला जो जल क्षेत्र था वो था आपका तैतीस सागर। और माना जाता है कि इसी तैतीस सागर से हमारे क्या हुए हैं, महासागरों की उत्पत्ति हुई है। ये कहता है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वेगनर का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो पेंजिया और पैंथालासा थे, पेंजिया और पैंथालासा आपका जल क्षेत्र कहलाया, और जल क्षेत्र जो आपका बटा वो तैतीस सागर, और स्थलखंड जो पेंजिया था वो दो भागों में बटा, आपका गोंडवाना लैंड उत्तरी और दक्षिणी भाग आपका उत्तरी भाग आपका अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग आपका गोंडवाना लैंड। और उसके बीच में जो जल की स्थिति रही वो रही तैतीस सागर, और यही तैतीस सागर से हमारे महासागरों का निर्माण हुआ है। जो भी हमारे 5 महासागर हैं ये आपके इस सिद्धांत के आधार पर होता है। लेकिन प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कुछ डिफरेंट कहती है। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो भी 7 प्लेटें थी, उन प्लेटों में खिसकाव हुआ, और उस टकराव की वजह से जो स्थल, देखिए जब कोई चीज़ गति करेगी उसके पीछे वाले क्षेत्र में कुछ ना कुछ उसके बैकअप के लिए तैयार रहता है, और जल की एक अवस्था रहती है, जो भी अपना खाली स्थान देखती है जल वहाँ पे प्रवाहित हो जाता है। तो ये जल क्षेत्र इन प्लेटों के खिसकाव की वजह से वहाँ पे इकट्ठे हुए, और ये जल क्षेत्र ही क्या कहलाए, महासागर कहलाए। अब महासागर की सीमाओं का आप अंकन नहीं कर सकते, क्योंकि जल का कोई सीमांकन नहीं होता है। तो फिर भी हमारे जो भूगोलवेताएं हैं उन्होंने जल के सीमांकन करके महासागर को पृथ्वी पर एक ही क्षेत्र में जल और एक ही क्षेत्र में जैसे महाद्वीपों को बांटने की कोशिश की, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही महासागरों को बांटने की भूगोलवेताओं ने प्रयास किया, और 5 महासागरों में हमारे जो महासागर जो जल क्षेत्र है उसको बांटा गया है। अब उन्हीं क्षेत्रों के बारे में और उन्हीं चीज़ों के बारे में ये महासागरीय जल आया कहाँ से, इसमें कौन कौन सी स्थितियाँ बनी। अब देखिए, जब हमने महाद्वीपों के धरातली क्षेत्र के जब लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, 10 चैप्टर में, उसमें हमने देखा था कि जो हमारी टोपोग्राफीज बनती हैं, जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनमें कई सारे बदलाव होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, और कई सारे अपर्दन और अपक्षय और निक्षेपण की इन अवस्थाओं की वजह से जो अनाच्छादन की क्रिया होती है, उन अनाच्छादन की क्रियाओं की वजह से क्या बनते हैं, हमारे स्थलखंडों पे कई कई भू आकृतियाँ बनती है। ऐसे ही हमारे जलीय क्षेत्र में भी कई सारी भू आकृतियाँ हैं, क्योंकि जब हमने लास्ट में पढ़ा था, मैंने आपको ये बताया भी था कि हमारे जो समुद्री क्षेत्र हैं, महासागरीय जो अधा तल हैं, अधा स्थल जो है, इन अधा स्थल पे कई सारी आकृतियां आपको दिखेगी, और कई सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां होंगी। उन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। बहुत ही इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपके लास्ट चैप्टर 11 से रिलेटेड हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिन भी बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है, तो एक बार आप 11 चैप्टर से गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि उसमें इन सारी चीज़ों के, जैसे जल मंडल से रिलेटेड, जैसे आपका वाष्पीकरण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, ऊर्ध्वापर्तन हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर संघनन की क्रियाओं को सारों को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार आप 11th की क्लासेस देख लीजिएगा, फिर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो बढ़ते हम हमारे चैप्टर की तरफ। महासागरीय जल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझा दिया है कि महासागरों की उत्पत्ति से लेकर जो 33 सागर है, हम ये कह सकते हैं कि 33 सागर से ही हमारे महासागर बने हैं, या फिर हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को भी कह सकते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही चीज़ों को हम रिलेट करके समझ सकते हैं। क्योंकि एक अजम्पशन जब लगाया जाता है तो उसके पीछे कई सारे रीजंस एंड कई सारे लॉजिक और कई फंडामेंटल पॉइंट्स काम करते हैं। तो हम उस चीज़ों को गलत, या हम ये नहीं कह सकते कि जो भी है ये हवाबाजी, हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि चीज़ें कई बार हम महसूस भी करते हैं, हम फील करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, ये जो बताया गया है भूगोलवेताओं द्वारा वो 100% नहीं तो एटलीस्ट 99% आपका सही रहता ही है। सो आपको इसीलिए ज्योग्राफी बहुत ही ऑथेंटिक सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ आपकी फैक्ट्स की चीज़ों के साथ काम करता है। तो आप अपने आप में ये चीज़ें रट्टाफिकेशन के द्वारा नहीं, अंडरस्टैंडिंग बना के अपनी सब्जेक्ट पे अप्रोच बना सकते हैं। तो प्लीज़ जो मैपिंग वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है उसको भी फॉलो कीजिएगा, एंड चैप्टर्स टू चैप्टर्स आप कंटिन्यू रिविजन भी करते रहिएगा। क्या आप जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, हम ये कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्सेज, हमारा संसाधन है।
कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह, अन्यथा हम लोगों की अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौर मंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौर मंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रहों को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट के नाम से हमारी पृथ्वी जानी जाती है। तो पृथ्वी पर ब्लू प्लेनेट, आप जब आकाश या अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी आपको ऐसी प्रतीत होगी, क्योंकि यहाँ पे 70% आपको क्या दिखाई देंगे, जल क्षेत्र दिखाई देंगे, और 30% आपके लैंड क्षेत्र एरिया है, लैंड एरिया जिसे हम धरातल क्षेत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे जल का रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। हालांकि ये छोटे बच्चों के कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस बनते हैं, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि नीला ग्रह इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि 70% हमारे यहाँ पे वाटर है पृथ्वी पर उपस्थित है। अब बात कर रहे हैं जलीय चक्र की। देखिए जलीय चक्र को हमने हमारे 11th चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझा है। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ एक एक पॉइंट की डेफिनेशन के साथ अपने नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ एक बार उस क्लास से गो थ्रू होइएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज ये चीज़ आपको वहाँ अगर समझ में अच्छे से आई हुई है, जिन बच्चों ने वो क्लासेस देखी है, तो मैं मानती हूँ उनके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को इसीलिए हमने डिटेल से पहले से समझ लिया। यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट की स्ट्रैटेजी। जब आप बेसिक को पहले से ही एक्सप्लेन कर देते हैं तो ये चीज़ें आपको टफ नहीं लगती है। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। तो जो भी हमारी धरातल से जो वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से पुनः नीचे आएगा, तो वाष्पीकरण होके और उसका संघनन होने की प्रक्रिया के अवस्थाओं को हम कह सकते हैं वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने लास्ट बता भी दिया, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, जो धरातलीय सतह की जो जल है वो आपका द्रव्य जल पुनः क्या होगा, आपका गैसीय अवस्था में वो बदल जाएगा, वो आपका वाष्पीकरण की अवस्था रहती है। लेकिन ये जो सतह, जैसे कि आपकी नदियों का जल हो गया, महासागरों का जल हो गया, तो तालाब का जल हो गया, इससे जो प्रक्रिया गैसीय अवस्था में बदलती है वो वाष्पीकरण होती है। वाष्पोत्सर्जन आपका होता है पेड़ पौधों से और उनकी सतहों से जो जल आपका गैसीय अवस्था में बदलता है उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। संघनन की क्रिया क्या होगी, जो जल आपका गैसीय अवस्था में बदल गया वो पुनः क्या होगा, द्रव्य और ठोस अवस्था में वापस आ जाएगा। क्लियर है। धरातल से महासागर तक और महासागरों से पुनः धरातल तक पहुंचता है। तो जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचालन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है। पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। देखिए द वाटर साइकिल क्या होगा, जो भी आपकी संघनन की क्रिया होगी, संघनन से पुनः नीचे आएगा और वाष्पीकरण की क्रिया से पुनः वायुमंडल में जाएगा। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जल मंडल में विभिन्न रूपों में, अर्थात गैस, तरल और ठोस अवस्था में जल की उपस्थिति रहती है या परिसंचरण होता है। ये चीज़ हम अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधः स्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। तो इसका संबंध किससे होगा, महासागरों से होगा, वायुमंडल में उपस्थित जल से होगा, और भूपृष्ठ पर जो भी आधी स्थिति पे जो जल हैं, जैसे कि तालाब हो गए, आपके छोटे बड़े झीलें हो गई, इनका जल हो गया, और ये जो जीवों के बीच जो जल की सतत आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है वो इसी के संबंध में जल चक्र की व्याख्या करता है। तो जल जो है, हमारी जल की उपस्थिति हमने कहा 70%, उसमें से भी 97% आपका जल कौन सा होता है, महासागरीय जल होता है। और एग्जैक्ट अगर 97.3 लगभग हम कहें तो वो महासागरीय जल होता है, और बाकी जो शेष जल होता है वो हमारे लिए पीने योग्य होता है। क्योंकि ये चीज़ आपको खुद को पता होगी, समुद्री और महासागरीय जल जो है, हालांकि सभी जल एक जगह में महासागरीय जल ही कहेंगे हम, वो आपके खारे होते हैं। तो खारा जल पीने योग्य या हम इसको मानव उपयोगी नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो शेष बचा हुआ जल है, तो कितना कम % हम ये कह सकते हैं पृथ्वी पर हमारे लिए उपयोगी जल उपस्थित है। तो इसकी स्थिति को समझते हुए हमें जल को बचाना चाहिए, जल की वैल्यू को समझना चाहिए। तो आप भी आगे से ध्यान रखिएगा कि अपने घर में आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा जल का हम ये कहें दुरुपयोग ना करें। ठीक है। सो जल बचाएं,
और उसी से आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी। तो कल ही हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर पे इन्वायरमेंट पे, जब हमने बात की तो इन्वायरमेंट पे जैसे पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वैसे ही वाटर उसको बचाना या कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इसकी भी आपको वैल्यू करनी चाहिए। और बीइंग अ ज्योग्राफी के स्टूडेंट, अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो ये चीज़ आपके अंदर कहते हैं आपके माइंड में होनी चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे तो एटलीस्ट ये चीज़ समझनी चाहिए और मुझे इस चीज़ के लिए काम भी करना चाहिए। वायु की जो अवस्था है, महासागरों से वायुमंडल के भूपृष्ठ पर जो भी जल उपस्थित है, इसके आधार पर हमारा जलीय चक्र कंप्लीट होता है। देखिए आपको इस कॉन्सेप्ट में आपको पता चल जाएगा, ये पूरा जल चक्र है। वर्षण के द्वारा वापस पुनः धरातल पर आता है। हमने संघनन भी, कंडेंसेशन भी पढ़ा था, वर्षण भी पढ़ा था, वाष्पोत्सर्जन भी पढ़ा, वाष्पीकरण की अवस्था, फिर संघनन की, और वायु द्वारा ये अभिगमन होता है। ये सारी चीज़ें, इसीलिए हमने एक एक चीज़ को हमारे चैप्टर के सिलेबस को ही इसी अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी ने, जिसमें एक एक पॉइंट को डिटेल से समझाते हुए आपको आपके टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जस्ट मीन्स लाइक 11th की जो बुक है, ये बुक आपकी बेसिक बुक्स है। जैसे जैसे आप बड़े स्टेप क्लियर करेंगे वैसे ही आपके टॉपिक्स वास्ट होते जाएंगे। इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग अभी बना लीजिए, ताकि आगे की जो क्लासेस रहेगी उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज यही बेस है। बेस ही अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। ये हमारे वायु की उपस्थिति और जल की पृथ्वी की जो अवस्थाएं रहती है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये आवश्यकताओं के आधार पर जल चक्र बना है। महासागरों में संग्रहित जल, तो जो भी, अब देखिए वाष्पीकरण की अवस्था मैंने आपको समझा दी, जो भी धरातल की सतह वाला जल होगा, सतह से जो जल गैसीय अवस्था में वायुमंडल में जाता है वो आपका वाष्पीकरण होता है। वाष्पोत्सर्जन में आपके पेड़ पौधे, इनके द्वारा जो जल जाता है वो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। ऊर्ध्वपातन की स्थिति आपको पता है कि जब जल जो है, जो गैसीय अवस्था में है, वो ठोस अवस्था में आ जाना बिना द्रव्य में आए, लिक्विड फॉर्म या ठोस अवस्था का सीधे गैस अवस्था में चले जाना बिना द्रव्य में आए। जैसे कि आपको पता है कपूर का उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। कपूर कैसे हवा में गैसीय अवस्था में बदल जाता है, वो द्रव्य अवस्था में नहीं होता, वो ठोस से सीधा गैस अवस्था में उपस्थित हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की स्थिति क्या होगी, जिसमें आपका द्रव्य जो होगा वो गायब रहेगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे संघनन की। संघनन का मतलब है कि जो जल है उसका जल का पुनः द्रव्य रूप में आ जाना, वर्षा के रूप में। कंडेंसेशन जो होता है हमारा हिमांक, उस अवस्था में होता है जहाँ टेम्परेचर की अवस्था, वो भी हमने अच्छे से समझी थी। हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण। अब जल चक्र की घटक और प्रक्रियाएं कैसे होती है, जैसे कि महासागरों में जल संग्रहित हुआ, इसका पूरा वाष्पीकरण हो गया, उसका वाष्पोत्सर्जन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। उसके बाद वायुमंडल में जल कहाँ पे उपस्थित होता है, संघनन के रूप में और वर्षण के रूप में वायुमंडल से। हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण कैसे होता है, जैसे जैसे हिम पिघलेगी नदी नालों के रूप में ये बहना शुरू कर देती है। धरातलीय जल क्या होंगे, धरातलीय जल में जल धारा के रूप में ताजा जल संग्रहण कर या जल का रिसाव होता है। जैसे जैसे भूमि पर जल का रिसाव होता है, जैसे भौम जल का संग्रहण हो गया, भूमि का जल विसर्जन या जड़ने के द्वारा धरातल पर रिस कर क्या हो जाता है, नीचे एकत्रित हो जाता है, वो हमारा भौम जल कहलाता है। भूमि के आंतरिक क्षेत्र में जो जल पाया जाता है उसे हम भौम जल कहते हैं। और आपको पता होगा, हमने जब चट्टानों के उनकी स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था, तो भौम जल से भी कई सारी स्थलाकृतियां बनती है, या चूने के पत्थरों वाली जो लैंडस्लाइड या हम चट्टाने जिसे हम कह सकते हैं, उस अवस्था में काफ़ी सारे वहाँ पे अलग अलग उच्चावच की स्थलाकृतियां आपने देखी होगी, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर में हमने अच्छे से समझा था। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71%, अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे 97 लमसम 3% हमारा जल महासागरीय जल होता है। हमारी 5th के एनसीईआरटी में ये अच्छे से दिया हुआ है, तो कई बार कुछ फैक्ट्स गलत ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसको आप इतना इशू मत बनाइए। बस कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी बहुत ही वैल्यूएबल बुक्स है, और इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग आप 6 to 12 अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी कहते हैं कंपटीशन का 80% आप सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारी। 97% हमारे यहाँ पे जो है महासागरीय जल पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपियों और भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता व वायुमंडल की सरिता और वायुमंडल
आर्द्रता व वायुमंडल और सरिताओं और जीवों के संग्रह से उत्पन्न होता है। तो धरातल पर गिरने वाला जल का लगभग 59% जो है वो महासागरों व अन्य स्थानों के वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो धरातल का जो भी जल है उसमें से 59% जल आपका वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, और वो वाष्पीकरण कहाँ से होता है? महासागरों की स्थिति में। शेष भाग धरातल पर बहता है और कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी के रूप में रूप ले लेता है। तो जो बर्फीली नदियां होती हैं उसके रूप में चला जाता है, कुछ आपका भूमि के आंतरिक क्षेत्र में रिस कर चला जाता है, और कुछ आपका बहता हुआ जो जल नदियों के रूप में होता है वो वहाँ पे उपस्थित रहता है। तो ऐसे करके हमारे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और उसी से हमारा वाटर सर्किल कंप्लीट होता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरणीय योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है, और आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं, जल की उपलब्धता मात्रा में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, ये आप ही लोगों के लिए है। बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, आपके माइंड में जब जल की वैल्यू और जल की कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए जल इतना उपयोगी है और हमारे लिए उपयोगी जल कितना कम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए, 10 पॉइंट्स लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग कैसे हम जल को बचा सकते हैं, कैसे हम उस दूसरी जल को हम ये कह सकते हैं दूसरी जल को पीने योग्य बना सकते हैं, उसका रिसाइकिल हम कैसे कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर आप डिस्कस कीजिए, आपके ग्रुप बनाइए या फिर आपके जो भी स्टूडेंट है, क्लासमेट है, उसके साथ डिस्कस कीजिए, ताकि क्या होगा, इससे आपकी क्या होगी, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ आपको इसकी वैल्यूज़ के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो ये कोशिश आप लोग कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपने डाल सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब मैंने कल बोला था उसमें भी अगर आपकी कुछ कॉन्सेप्ट हैं या आपने आपकी कुछ थॉट्स हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। महासागरीय अधः स्थल का उच्चावच। अब देखिए महासागरों की जो स्थिति है, हमने ये चीज़ अच्छे से कही है कि जो भी स्थलखंड होते हैं उस स्थलखंडों में भी बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, और समुद्र के नीचे महासागरीय क्षेत्रों में भी बहुत सारे स्थलखंड पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है एक गर्त मैरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में उपस्थित है, सबसे हम ये कह सकते हैं नीचे की जो स्थिति है, अंतिम जो छोर है, उसे हम मान सकते हैं महासागरीय अधः स्थल का अंतिम गहराई वाला जो गर्त है वो है आपका मैरियाना ट्रेंच। तो इसी आधार पर, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स के आधार पर जब आप चीज़ों को वेरी करते हुए समझेंगे तो बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो महासागरीय अधः स्थल क्या कहते हैं? अधः स्थल यानी जो स्थलाकृतियां बन रही है, ये हमारा समुद्र है, या हम महासागरीय सतह कह सकते हैं, महासागरीय सतह। ये हमारा महाद्वीपीय तट है, तटीय क्षेत्र, और यहाँ हमारा महासागर है। यहाँ कई सारी स्थलाकृतियाँ, टॉपोग्राफीज आपको दिखाई देगी। इनमें ऊंचावच की स्थितियाँ जो रहती हैं, जैसे कि आपको पता है कि कई सारे स्थिति जो है, महाद्वीपीय तट हो गया, ये महाद्वीपीय तट के बाद ये महासागरीय क्षेत्र है। इन महासागरीय क्षेत्रों में कई सारी स्थलाकृतियाँ आपको दिखाई देती है, कई सारे ज्वालामुखी उद्भेदन से भी कई सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे घटित होती है। गैसों का रिसाव भी जैसी धरातल पर एक्टिविटी होती है वैसी ही आपकी महासागरों में भी क्रियाएं होती है, बस कुछ सा अंतर रहता है। वो नॉर्मल उसके बारे में आज हम इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। महासागर पृथ्वी के बाहरी परत में वृहद गर्तों में स्थित है। तो जो भी ये प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर है, जो भी गड्ढे हैं उसमें ही जल का हम ये कह सकते हैं, जो प्लेटों में जो गड्ढे पाए गए हैं, बाहरी परत हमारी कौन सी है? भूपर पट्टी। स्थलखंड की जो है उस स्थलखंड में भूपर पट्टी पाई जाती है, और उस बाहरी भूपर पट्टी पर ही क्या है, गड्ढे बने हुए। उन्हीं गड्ढों में जो जल एकत्रित है उसे ही हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति और उनकी भू आकृति का अध्ययन करेंगे। जो भी बेसिन है उनके तटीय क्षेत्र और उनकी आकृतियां हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। बिल्कुल महाद्वीप जो स्थलखंड है, स्थलखंडों को हम बांट सकते हैं, उसमें एक रेखा सीमांकन कर सकते हैं, लेकिन जल को सीमांकन करना अपने आप में कठिन कार्य है। फिर भी भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। इनमें प्रमुख नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एंड आर्कटिक महासागर।
अनेक समुद्र खाड़ियाँ, गल्फ तथा अन्य निवेशिका इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। तो जो समुद्र होंगे वो भी इसके भाग होंगे, जो खाड़ियाँ होंगी, गल्फ होंगे, गल्फ जो भी क्षेत्र बनेंगे वो सभी इसके अंतर्गत ही आएंगे। जो 5 महासागर हैं उन्हीं के पार्ट होंगे। महासागरीय अधः स्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महासागरों का जो अधः स्थल है, जो नीचे वाला क्षेत्र है, वो कहाँ है? समुद्र के तट सतह से 3 से 6 किलोमीटर के नीचे, समुद्र के तल से 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका महासागरीय अधः स्थल कहलाता है। तो महासागरीय अधः स्थल से आप क्या समझते हैं? तो समुद्र तल से 3 से लेकर 6 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र महासागरीय अधः स्थल कहलाता है। तो आप ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक में प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। हेडिंग लगाइएगा महासागरीय अधः स्थल, फिर लिखिएगा समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाने वाला क्षेत्र। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधः स्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे गहरे गर्त, सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं और महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ही ये लक्षण भी विवर्तनिकी, ज्वालामुखी और निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। तो जो अवस्थाएं धरातल पर आपको स्थलखंडों में हमने पढ़ी थी, वही सारी चीज़ें हम हमारे महासागर के क्षेत्र में या जलीय क्षेत्र में जो स्थलखंड बनते हैं उनकी क्रियाओं को हम समझेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा निक्षेपण क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी क्या है, अपक्षय अपर्दन, अपक्षय अपर्दन जो अवस्थाएं रहती है वो धरातल के ऊपरी सतह पर रहती है। तो निक्षेपण की अवस्थाओं का क्या होगा? निक्षेपण अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि निक्षेपण किसे कहते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है निक्षेपण। महासागरीय अधः स्थल जो आपके समुद्र तल से 5 से 6 किलोमीटर की जो बीच की सतह है उसमें पाए जाते हैं और इनमें बहुत सारी स्थलाकृतियाँ भी बनती है और इन्हीं स्थलाकृतियों में प्रमुख आपके गर्त हो जाएंगे, बड़े बड़े मैदान हो जाएंगे, पर्वत श्रृंखलाएं हो जाएंगी। पर्वत श्रृंखलाओं को हम कटक भी कहते हैं, आपको पता होगा। और इन्हीं क्षेत्रों से जो जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं अब हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। महासागरीय अधः स्थल का विभाजन कैसे होता है? देखिए, महासागरीय अधः स्थल को प्रमुख 4 भागों में बांटा जाता है। एक होती है महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान तथा महासागरीय गंभीर। अब ये सभी क्या होते हैं, इनको 1 बाय 1 हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो अब तक जो हमने चीज़ें देखी उसमें हमारा था कि महासागर जो है वो उनकी उत्पत्ति के बारे में जब मैंने आपको हल्का सा बताया कि तैतीस सागर से उसकी उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी पर 97% जो जल है वो आपका महासागरीय जल है, जो कि खारा जल है। इसमें आपके समुद्र भी आएंगे, खाइयाँ भी आएगी और बहुत सारे जो भी जलीय क्षेत्र होंगे वो इसके अंतर्गत आते हैं। देन पीने योग्य जो, या हम ये कह सकते हैं उपयोगी जल जो है वो हमारा लगभग 2% के आसपास है। उस जल की जो उपस्थिति है वो नदियों के द्वारा, हिम ग्लेशियर्स के पिघलने के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और आधे से ज़्यादा वो जल जो है वो आज भी बर्फ़ के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित है, जिसका हम प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि महासागरीय की स्थिति क्या होती है। महासागरीय अधः स्थल यानी समुद्र तल से जो बीच का क्षेत्र है 3 से 6 किलोमीटर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो भी स्थलखंडों में जो भी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं वही महासागर अधः स्थल कहलाता है और इसमें बहुत सारे क्षेत्र बनते हैं। तो महासागरीय अधः स्थल का विभाजन प्रमुख 4 भागों में किया गया है। एक महाद्वीपीय सेल्फ के रूप में, ढाल के रूप में, गहरी समुद्री मैदान के रूप में और महासागरीय गंभीर के रूप में। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटक, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप और खाइयाँ और वो खड़। इनके बारे में, कटक पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जो लगातार पर्वत श्रृंखलाएं बनती है, समुद्री टीले भी बनते हैं और निमग्न द्वीप जो होते हैं, उन्मग्न और निमग्न द्वीप जो आपके 150 मीटर के लमसम जो क्षेत्र में पाए जाते हैं महाद्वीपीय तटीय क्षेत्रों के पास, ये आपके महाद्वीपीय निमग्न द्वीप कहलाते हैं। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, सारी चीज़ों को हम डिटेल से समझ चुके हैं, जिसमें हमने बेसिकली महाद्वीपीय स्थलाकृति, महाद्वीपीय क्षेत्रों के बारे में, महाद्वीपीय के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे महाद्वीपीय सेल्फ। तो एक बार आप इसको रीड आउट कीजिएगा एंड उसको बाय डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। पूरे महासागरीय की जो स्थलाकृति है, जो टोपोग्राफी बन रही है, उन सारे को हम डिटेल से ऊंचावच के आधार पर अच्छे से समझेंगे। पढ़ते रहिए एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।